ठीक है, तो पिछले क्लास तक हम लोग ये बात किए थे कि लॉ ऑफ रिटर्न क्या है और इसको हम क्यों समझते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है इसको जानना। दूसरी बात ये देखे थे हम लोग कि एक तो एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश किए थे कि कहाँ कहाँ हमको लॉ ऑफ रिटर्न के रूल्स दिखाई देता है। तो हम देखे थे कि एग्रीकल्चर में कैसे दिखाई देता है, माइनिंग में कैसे दिखाई देता है। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल अगर आप देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फिशिंग है, मछली पकड़ना। और मछली पकड़ना फिशिंग कह सकते हैं या फिशरी कह सकते हैं, मछली पकड़ना ये भी एक काम है, एक प्रोफेशन है, व्यवसाय है। हमको पता है कि हम लोग सामान्यतः किसी सागर तट के किनारे जाते हैं या नदी में, और उसके किनारे से मछली जब पकड़ते हैं तो हमारी खर्च जो होती है कम होती है और मछली हम ज़्यादा मात्रा में पकड़ पाते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर किनारे की मछली खत्म हो जाए, देन आप क्या करेंगे? आप अंदर जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे आप, तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, बढ़ता चले जाएगा। आपका खर्च बढ़ेगा और पता चलेगा कि जितना आप खर्च करके इतना दूर गए थे लाने के लिए मछली पकड़ने, उसके तुलना में कम मछली पकड़ाया नहीं। यानी कि जितना दूर आप जाते जाएंगे, खर्च बढ़ाते जाएंगे, उसके अनुपात में मछली नहीं मिलेगा। ये सामान्य बात है, समझ में आया? हाँ, तो यहां पर भी रिटर्न्स कम होता चले जाएगा। तो इसमें भी लॉ ऑफ रिटर्न लागू होता है। अगर आप किनारे पे मछली पकड़ रहे हैं तो गए अपने मिनिमम इनपुट से, मिनिमम संसाधन से मछली पकड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आ गए, खर्च आपको ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ का मान लीजिए मछली खत्म हो गया, तो आप जैसे जैसे दूर जाएंगे आपका खर्च बढ़ता चला जाएगा और उसके तुलना में मछली कम मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी वेरिएबल्स को या इनपुट्स को बढ़ाते जाते हैं तो एक सीमा तक हमारा उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर घटने लगता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा घटने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि हमारा खर्च ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन कम हो जाता है, यानी निगेटिव में चले जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो वैसी स्थिति में कोई भी प्रोड्यूसर क्या करेगा कि एक स्टैंडर्ड के बाद वहां पे आगे खर्च नहीं करेगा, वो रोक देगा, क्योंकि फिर उसको लॉस होने लगेगा। समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ रिटर्न का तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो आप कोई प्लांट लगाए हो, उद्योग लगाए हो, सपोज किसी भी तरह का कोई प्लांट आपने खड़ा किया है। मान लो ये आपका फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में आप उत्पादन का काम करते हैं किसी भी तरह का। सपोज इस फैक्ट्री में आप स्टील बनाते हो, लोहा बनाते हो। अब फैक्ट्री या उद्योग में मुख्यतः आप कह सकते हैं कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेबर एंड कैपिटल, श्रम और पूंजी। दो चीज यहां पे बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेबर एंड कैपिटल, यानी कि श्रम, मजदूर या मजदूर कह सकते हैं, और दूसरा पूंजी। आपको जब उत्पादन बढ़ाना होता है, देन आप इन दोनों को बढ़ाते घटाते हो। अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है, सपोज जैसे आप देखेंगे कि जब भी किसी इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, देन वो लेबर ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने लगती है या लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो जाता है, तो लेबर आएगा और प्रोडक्शन यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। लेकिन क्या ये, एक मिनट रुकना, तो जैसे ही आप लेबर बढ़ाते हो देन प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, ये आपको पता ही है।
और हो सकता है कि अगर आपको लेबर कम बढ़ाना हो और इन्वेस्ट करके और कैपिटल इन्वेस्ट करके यानी पूंजी लगा करके भी अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जैसे इसका पुरानी टेक्नोलॉजी है तो एडवांस टेक्नोलॉजी लगा करके, अब एडवांस टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि पूंजी ज़्यादा लगेगा, लेबर ज़्यादा रखेंगे तो उसमें खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये दो वेरिएंट से उत्पादन को बढ़ाया जाता है उद्योग में। लेकिन आप देखेंगे कि एक सीमा के बाद शुरुआत में इंडस्ट्री में क्या होता है कि लंबे समय तक लेबर और कैपिटल लगा करके उत्पादन तो बढ़ाया जाता है, ये लंबे समय तक होता है। लेकिन एक समय के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है कि लिमिट लैंड, सीमित भूमि होने के कारण और भी कई सहायक परिस्थितियों के कारण उत्पादन सेचुरेट कर जाता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे घटने लगता है। यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न्स आप इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं, उद्योग में भी देख सकते हैं, जहां पे पूंजी और श्रम निर्णायक होता है, कैपिटल और लेबर डिटरमाइंड फैक्टर होता है, निर्णायक फैक्टर होता है। तो वहां पर लंबे समय तक उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद वहां पर भी फिर मार्जिनल प्रोडक्शन कम होने लगेगा, पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तुलना में प्रोडक्शन घटने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर भी दिखता है, लेकिन इंडस्ट्री में थोड़ा लेट से दिखता है। जैसे माइनिंग्स में, फिशरीज में या एग्रीकल्चर में, वो सब में जल्दी दिखने लगेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री जो कोई एरिया है, विशेष करके इसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है अर्थव्यवस्था में। प्राइमरी सेक्टर में आता है, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें तुरंत लॉ ऑफ रिटर्न्स का रूल दिखने लगता है, आपको इन्वेस्ट की तुलना में रिटर्न कम मिलने लगता है प्राइमरी सेक्टर में, चाहे कृषि हो, मत्स्य पालन हो, इस तरह के काम में जो प्राइमरी एक्टिविटी है इकोनॉमिक्स का, प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र में अगर जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा लेट से दिखेगा। इसी तरह से टर्शियरी सेक्टर में जाएंगे, यानी सर्विस सेक्टर में जब जाएंगे, बैंक, बीमा, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, या आप कह सकते हैं कि चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा, ट्रांसपोर्ट, इन सब सर्विसेज में जाएंगे तो थोड़ा वहां पर लॉ ऑफ रिटर्न लेट से दिखेगा। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में तुरंत दिखने लगता है, दिखता हर एक जगह है। लॉ ऑफ रिटर्न क्या है आपको पता है, 3 तरह का होता है, कैसे काम करता है वो भी हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो आप भवन निर्माण कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन काम, भवन निर्माण। अब भवन निर्माण में कल्पना करो, आप मान लो 1 मंजिला मकान, या आपने पहला मंजिला मकान बनाया, या आपका पहला मंजिला मकान है, इसके ऊपर आपने फिर 2nd फ्लोर डाला, फिर 3rd फ्लोर डाला, फिर 4th फ्लोर डाला, इस तरह से आपने फ्लोर बढ़ाया। आप कल्पना करके मुझे बताओ कि आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका इन्वेस्टमेंट के तुलना में आपका रिटर्न कम होता जाएगा। आप जितना निवेश करोगे उसके अनुपात में आपको रिटर्न मिलेगा, पता चलेगा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप सोचो कि जैसे जैसे ऊपर बिल्डिंग बनाओगे, मटेरियल को ऊपर ले जाने के लिए खर्चा होगा, उसका सेफ्टी का खर्चा होगा, तो यानी कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा, खर्च बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। दूसरी ओर जैसे जैसे 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे उसके बदले में रिटर्न यानी रेंट, किराया कम होता चला जाएगा, ऊपरी मंजिल का होगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऊपरी मंजिल का किराया कम होता जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और उसका रिटर्न यानी किराया कम होता चला जाएगा। तो यहां पर भी आपको दिखेगा कि आप एक सीमा तक इन्वेस्ट कर करके प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं, यानी इमारत तो बना ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जितना आप खर्च करके इमारत बना रहे हैं उसके अनुपात में रिटर्न आपको नहीं मिलता है, बल्कि घटने लगता है। एक समय ऐसा आएगा कि मान लीजिए 20 मंजिला मकान बना दिए, अब 20 मंजिला मकान बनाने में जितना आपको खर्च हुआ होगा दूसरा मंजिला और तीसरा मंजिला की तुलना में कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी ऊंचाई तक ले जाने होगी आपको मटेरियल, रॉ मटेरियल, कंक्रीट, सीमेंट, बालू, लेबर जाएगा आएगा, सेफ्टी का टेंशन, पता नहीं कितने तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उस और रेंट क्या मिलेगा? तो सबसे कम सबसे ऊपर वाले का मिलेगा, यानी रिटर्न आपको कम मिलेगा।
क्लियर है? अब एक और एग्जांपल ले लो, तो लॉ ऑफ रिटर्न आपको यहां भी दिखता है। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो पोट्री आप बना रहे हो, मिट्टी का मृदभांड आप जिसको कहते हैं, मृदभांड या मिट्टी का बर्तन बना रहे हो। अब मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए, या पोट्री आप कह लो, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिट्टी का खुदाई करनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे नीचे जाकर के आप खुदाई करेंगे, आपका खर्च बढ़ता चला जाएगा, मेहनत ज्यादा होगा। नीचे से लाएंगे, निकालेंगे, फिर उसको करेंगे, तो आपका मेहनत यानी इनपुट बढ़ेगा और मिट्टी का बर्तन उसी तरह से बनेगा जो 1 फीट के गहराई से मिट्टी निकाले थे और 2 फीट के गहराई से। तो यहां पर आप कम इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन किए थे, लेकिन आपने सोचा और प्रोडक्शन हम करें, तो जितने ज्यादा आप नीचे जाएंगे मिट्टी लाने के लिए, आपका खर्च बढ़ता जाएगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा और आउटपुट यानी प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी कि एक्सपेंडिचर इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन। ऐसी स्थिति आपको दिखने लगेगी एक समय के बाद। शुरू में तो बढ़ेगा, लेकिन धीरे 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 वो घटता चला जाएगा और आप जितना चाह रहे थे रिटर्न उतना नहीं मिलेगा। तो ये है लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न को अब लिख लो फटाफट। लॉ ऑफ रिटर्न को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। लॉ ऑफ रिटर्न जो आप पढ़े हैं उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसे कहा जाता है हिंदी में। अब आपसे पूछा जाए कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, तो आप इसको परिभाषा बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, या लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शन क्या है। तो प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में लिखो, प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में एक परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाई बढ़ाने पर, यानी कि कंटिन्यूसली अगर हम उसको इन्वेस्ट करें, उत्तरोत्तर इकाई बढ़ाने पर, परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाई बढ़ाने पर एक सीमा के पश्चात उस साधन की सीमांत उत्पादकता में ह्रास होना प्रारंभ होता है। उस साधन की सीमांत उत्पादकता में एक सीमा के उपरांत एक क्या लिखी हो, एक सीमा के उपरांत उस साधन की सीमांत उत्पादकता में ह्रास होना या डिमिनिशिंग होना, ह्रास होना प्रारंभ होता है, जिससे कुल उत्पादन घटने लगता है, इसे ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। प्रोफेसर स्टिगलर
अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार, स्टिगलर, ये देखो, प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों, यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों, तो उत्पत्ति के कौन कौन से साधन होते हैं? अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन है? 5 प्रमुख साधन है। इज दैट क्लियर? कौन कौन सा? वेरी गुड, समझ रही हो, इसका मतलब समझ रही हो, ठीक है, वेरी गुड। तो उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाई को स्थिर रखकर किसी एक साधन की समान इकाई, किसी एक साधन की समान इकाइयां जोड़ी जाए, समान इकाइयां जोड़ी जाए तो एक सीमा के उपरांत सीमांत उत्पत्ति में कमी हो जाएगी। तो एक सीमा के उपरांत सीमांत उत्पत्ति में कमी हो जाएगी। प्रोफेसर स्टिगलर का कहना यह है कि उत्पत्ति के जो साधन है, मान लो कौन कौन सा है? कैपिटल, लैंड, और क्या है? सीमांत, एक सीमा के उपरांत सीमांत उत्पादकता या सीमांत उपरांत सीमांत उत्पादकता में कमी हो जाएगी। ठीक है। अब ये प्रोफेसर स्टिगलर क्या कर रहे हैं? तो प्रोफेसर स्टिगलर ये कह रहे हैं कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए हमारे पास जो भी इनपुट्स होता है, तो क्या क्या इनपुट्स होता है? तो कैपिटल, लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी और इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमशीलता, पूंजी, भूमि, श्रम और तकनीक। अब ये प्रोफेसर स्टिगलर ये कह रहे हैं कि अगर हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल रिटर्न ये कहता है, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर हम बाकी सब चीज को स्थिर रखें और किसी एक को बढ़ाएं, जैसे मान लो लेबर को अगर हम बढ़ाएं, तो लेबर को सिर्फ बढ़ा करके उत्पादन हम एक सीमा तक बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम लेबर बार बार बढ़ाते रहते, एक सीमा के बाद इसका उत्पादन बढ़ता नहीं है, फिर वो घटने लगता है। अगर हम बाकी सब चीज को स्थिर रखें, जितना कैपिटल लगाए हैं, जितना इंटरप्रेन्योरशिप हमने इन्वेस्ट किया है, जितना भूमि है या जितना कुछ भी है, टेक्नोलॉजी है, अगर उस सब में चेंज ना करें और सिर्फ एक को, जैसे सिर्फ अगर हम लेबर में चेंज करें, लेबर बढ़ा करके अगर उत्पादन करने जाएं, तो मान लो पहले 100 करते थे, तो लेबर हम बढ़ाते जाएंगे तो 500, 1000 इस तरह से बढ़ा सकते हैं उत्पादन, लेकिन एक सीमा के बाद ऐसा स्थिति आ जाएगा कि चाहे हम कितना भी लेबर लगा लें, हमारा उत्पादन सेचुरेट कर जाएगा और धीरे धीरे माइनस में हो जाएगा, घटता चला जाएगा, यानी कि पर लेबर प्रोडक्टिविटी कम होता चला जाएगा। जैसा हमने मछली के उत्पादन में देखा था, जैसा हमने कृषि में देखा था कि हमारा इन्वेस्टमेंट तो होगा, उस अनुपात में हमारा रिटर्न नहीं होगा, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होता चला जाएगा। समझ में आया? हाँ, इसी तरह से प्रोफेसर रॉबिन्सन ने, जॉन रॉबिन्सन का भी एक, ये देख लो, जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि किसी एक उत्पत्ति के साधन को स्थिर रखा जाए, किसी एक उत्पत्ति के साधन को स्थिर रखा जाए और बाकी सबको, बाकी सारे उत्पत्ति के साधन की मात्रा को, किसी एक उत्पत्ति के साधन को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए,
तो एक निश्चित बिंदु के उपरांत उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। अब एक निश्चित बिंदु के उपरांत उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। घटती हुई दर से वृद्धि होती है। अब रॉबिन्सन ये कह रही हैं, जैसे कि स्टिगलर ने कहा था कि मान लीजिए बाकी सबको कांस्टेंट रखा जाए, स्थिर रखा जाए, कैपिटल हमारा उतना ही रहे, मान लीजिए 100 है तो 100 रहे, एंटरप्रेन्योरशिप मान लीजिए हमारा था तो एक व्यक्ति का था तो एक रखा जाए, लेबर टेक्नोलॉजी जो हमारा 19 के डिकेड का था, 1990 के दशक का था, वही रखा जाए। तो ये सब कुछ अगर हम स्थिर रखें और किसी लैंड भी मान लीजिए जो था 1 एकड़ या जो भी था हमारे पास, तो अगर उसको स्थिर रखा जाए और सिर्फ लेबर को बढ़ाए तो एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद घटने लगेगा। ऐसा स्टिगलर ने कहा था। ये स्टिगलर का था कि बाकी सब कांस्टेंट रखा जाए, स्थिर रखा जाए, और सिर्फ एक को, किसी भी एक को अगर हम बढ़ाएं घटाएं तो उससे हमारा उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, स्टिगलर के अनुसार। रॉबिन्सन कहते हैं कि बाकी सबको, किसी एक को स्थिर रखा जाए, अब बाकी सबको अगर बढ़ाया जाए तो उसमें भी वही स्थिति होगा जो एक वाले में होगा, कि यानी कि एक सीमा तक उत्पादन बढ़ेगा, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटने लगेगा। तो ये स्टिगलर और रॉबिन्सन के डेफिनेशन में बस बुनियादी फर्क यह है कि स्टिगलर ने सिर्फ किसी एक को बढ़ाने की बात की है, बाकी सबको कांस्टेंट या स्थिर रखने की बात की है। रॉबिन्सन ने एक को स्थिर रखने, बाकी सबको बढ़ाने की बात की है। बुनियादी अंतर यही है, ठीक है। बुनियादी भेद या फंडामेंटल डिफरेंसेस यही है दोनों के डेफिनेशन में। अब आपसे यही सवाल भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोफेसर स्टिगलर का परिभाषा या डेफिनेशन सही है। तो याद रखिएगा, उन्होंने ये कहा कि एक वेरिएबल्स को या एक इनपुट्स को अगर हम बढ़ाएं तो एक सीमा तक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, देन आफ्टर देन डिमिनिशिंग ऑर्डर में आ जाएगा, यानी कि घटने लगेगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, प्रति इकाई उत्पादकता घटने लगेगा। दिस डेफिनेशन गिवन बाय स्टिगलर। और रॉबिन्सन ने कहा है कि एक को कांस्टेंट अगर रखें और बाकी सब में वेरिएबल्स में अगर हम उसमें चेंज करें, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो वो स्थिति में एक सीमा तक उत्पादकता बढ़ेगा, उसके बाद घटने लगेगा। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी उत्पादक एक बेटर कंडीशन में कब होता है, मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं, आप निवेशक हैं और आप कोई किसी चीज का उत्पादन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसान हैं, सपोज आप किसान हैं, गांव के हैं, किसान हैं, तो आप कब सेटिस्फाई होंगे आप अपने किसानी से, कब आप संतुष्ट होंगे? आप कल्पना करो, मान लो आपके पास ये खेत है, किसान को क्या चाहिए? खेत, प्लॉट चाहिए या खेत, और क्या चाहिए? ट्रैक्टर या कोई ऐसे साधन जिससे खेती का काम हो सके, यानी कि सब्सिडरी कुछ भी सहायक सामग्री चाहिए, जैसे बैल चाहिए, बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इस तरह की चीज चाहिए, सिंचाई चाहिए, इरिगेशन के लिए सिंचाई। आप कल्पना करो, कीटनाशक चाहिए, पेस्टिसाइड जिसको हम कहते हैं, ये सब चीज आपका इसेंशियल है। आप किसान हो, मान लो सुप्रिया फार्मर है या पीजेंट है, किसान है, उसके पास ये प्लॉट है, ये प्लॉट मान लो 5 बीघे का है, 5 बीघा का ये प्लॉट है,
बीघा पता है क्या होता है? एक बीघा एक बीघा में कितने कट्ठे होते हैं? 33 डिसमिल का एक बीघा, 33 डिसमिल का एक बीघा होता है। ठीक है, तो एक कट्ठा कितना डिसमिल का हुआ? ठीक है, आप उसको देख लेना। वैसे एक बीघा होता है 20 कट्ठे का। ठीक है, अब ये डिसमिल वाला, ठीक है, वेरी गुड। डिसमिल वाला जो गणित है, कैलकुलेशन है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है कि कितने डिसमिल में एक कट्ठा होगा, लेकिन एक बीघे का मतलब होता है 20 कट्ठा। अब अगर आप डिसमिल से देखने जाओगे तो अलग अलग होता है। बिहार में ज्यादा है, एक कट्ठा में ज्यादा डिसमिल वहां पे होता है, आपके यहाँ झारखंड में कम होता है। तो डिसमिल के अनुसार से देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए आप बीघा का मतलब समझ लो, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। अब एक कट्ठा, बिहार का एक कट्ठा और झारखंड का एक कट्ठा में जमीन आसमान का फर्क है। झारखंड का एक कट्ठा बिहार के एक कट्ठा का आधा होता है, यानी बिहार का एक कट्ठा 2 कट्ठा के बराबर होता है। झारखंड में 2.5 कट्ठा, झारखंड में 2.5 कट्ठा जमीन होगा तो बिहार में 1 कट्ठा जमीन होगा, कहलाएगा वो। तो यहाँ पे वेरिएशन करता है। ठीक है, तो डिसमिल वाला कंडीशन थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज करेगा, याद रखो। तो मान लो 20 कट्ठा का एक बीघा है, तो 5 बीघा आपके पास जमीन है और आपको खेती करना है। क्या खेती करना है? तो मान लो सावन भादो का महीना है, तो यहाँ पे क्या लगाओगी? खरीफ फसल लगाओगी। खरीफ फसल लगाओगी कि रबी फसल लगाओगी कि जायद फसल लगाओगी? कौन सा फसल लगाओगी? अभी सावन भादो के महीना में, यानी मई जून जुलाई के महीना में कौन सा फसल लगाओगी, खेती करोगी? खरीफ करोगी, रबी करोगी कि जायद करोगी? खरीफ, रबी या जायद, कौन सा फसल का उत्पादन करोगी जून जुलाई के महीना में? सावन भादो के महीना में किस फसल का खेती शुरू होता है? खरीफ का, रबी का या जायद का? खरीफ का होता है। ठीक है, हाँ, खरीफ का फसल क्या होता है? खरीफ का फसल कौन से फसल होते हैं? ये अपने आप में सवाल है, अपने आप में ये सब पूछा जाता है। यूपीएससी लेवल तक ये सवाल पूछे जाते हैं, लड़के कंफ्यूज होते हैं। खरीफ किसको कहते हैं, रबी किसको कहते हैं, जायद किसको कहते हैं? तो खरीफ के फसल में चावल, क्या हुआ, क्या परेशानी है? जायद फसल वो फसल है जो हाँ, जायद फसल क्या? जायद फसल को क्या, जायद फसल वो क्या बोलते हैं? क्या बोलती हो आप लोग? बांग्ला में क्या बोलती हो आप लोग? ठीक है, जायद का मतलब समझ लो वो सारे फसल हैं जो न तो ज्यादा वो गर्मी का इंतजार है, एक एवरेज टेम्परेचर वाला फसल, जैसे कि तरबूज, ककड़ी, खीरा, इस तरह का जो फसल आप बागवानी फसल या लतर वाला फसल करते हैं उसको जायद फसल हम लोग करते हैं। ठीक है, खरीफ फसल में चावल, गन्ना, इस तरह का मड़ुआ, ये सब मोटे अनाज जो है, बाजरा, ज्वार, मकई, ये सब को हम लोग खरीफ फसल में रखते हैं। गेहूं, चना, ये सब, मटर, तिलहन, ये सब हमारा, दलहन, ये सब हमारा रबी फसल में आता है। चना, मूंग, मसूर, ये सब हम रबी फसल में मानते हैं। जायद में तरबूज, खीरा, ककड़ी, इस तरह के जो फसल है। ठीक है, तो मान लो आपको खरीफ का खेती करना है, खरीफ का यानी धान का रोपाई करना है, तो आप एक इन्वेस्टर हो, एक किसान हो, आपके लिए ये बिजनेस है, खेती करना आपका पेशा है, प्रोफेशन है, तो आप क्या चाहोगे? आपके मन में क्या आएगा? कल्पना करो। आप यही नहीं चाहोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो और प्रोडक्शन हाई हो? यही चाहोगे ना कि आप निवेश एकदम कम करें
कम से कम निवेश हो, लेस देन निवेश हो, और मोर देन प्रोडक्शन हो, उत्पादन ज्यादा हो। ठीक है, तो लेस देन यानी कि निवेश एकदम कम हो, निवेश कम हो और उत्पादन ज्यादा हो। कोई भी निवेशक या उत्पादक यही चाहता है अपने व्यवसाय में या उत्पादन कार्य में। तो जब कोई भी उत्पादक निम्नतम निवेश से अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करता है तो उसी को कहा जाता है स्मार्ट प्रोडक्शन, यानी विवेकपूर्ण उत्पादन, जिसमें लागत कम हो और उत्पादन अधिकतम हो, उसको कहा जाता है विवेकपूर्ण उत्पादन, स्मार्ट प्रोडक्शन। और विवेकपूर्ण उत्पादन की स्थिति ही इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि उत्पादन का संतुलन स्थिति। जैसे उपयोगिता का संतुलन हम लोग देखे थे, इक्विलिब्रियम ऑफ यूटिलिटी देखे थे, उसी तरह से उत्पादन की साम्यता या इक्विलिब्रियम कब होता है? जब निम्नतम लागत हो और अधिकतम उत्पादन हो। इसको हम कहते हैं विवेकपूर्ण उत्पादन, और इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादक का संतुलन या उत्पादक का साम्य। हिंदी में लिख लो, उत्पादक का संतुलन या उत्पादक का साम्य। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्मार्ट प्रोडक्शन किसको कहा जाता है, तो आप इसका क्या रिप्लाई करोगे, क्या आंसर होगा? स्मार्ट प्रोडक्शन मीन्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रोडक्शन, कम से कम निवेश अधिक से अधिक उत्पादन। और इसी चीज को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, उत्पादक संतुलन या उत्पादक साम्य। तो कोई भी इन्वेस्टर यही चाहता है कि उसको उत्पादक साम्य की स्थिति प्राप्त हो, और उत्पादक साम्य की स्थिति प्राप्त कब होगा? जब वो विवेकपूर्ण उत्पादन करेगा, यानी स्मार्ट प्रोडक्शन करेगा। स्मार्ट प्रोडक्शन करने के लिए क्या करेगा? तो वो 5 इनपुट्स पे हमेशा उसको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसके 5 इनपुट्स क्या क्या है? तो बैल है, बीज है, उर्वरक है, सिंचाई है, कीटनाशक है। अब कल्पना करो आपका खेती में ही हम देख लेते हैं कि मान लो हमको अधिकतम उत्पादन करना है, खरीफ का फसल यानी धान का खेती हमको अधिक से अधिक अपने 5 बीघा में करना है, तो हम क्या करेंगे? या तो हम बीज बढ़ाएंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो 5 बीघे के जमीन में एक सीमा तक बीज हम अधिक फेंकेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगा, यानी पर बीघे उत्पादन एक ही सीमा तक बढ़ेगा। उसके बाद ज्यादा सघन हो जाएगा तो उत्पादन ही नहीं होगा, कम हो जाएगा। जैसे ज्यादा भीड़ होता है तो नुकसान भी करने लगता है। जैसे जहां पे ज्यादा ज्ञानी लोग बैठ जाते हैं तो वहां पे बिखराव होने लगता है। कहा जाता है 9 गो जोगी, जहां 9 गो जोगी वहां का मठ उजड़ जाता है। जहां 9 गो जोगी बैठ गया एक ही मठ में, वो मठ उजड़ जाता है। तो ज्यादा कोई भी चीज, इसी को संस्कृत में कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि सभी चीज में अति प्रतिबंधित है। अति कीजिएगा तो फिर नुकसान ही होने लगेगा। तो मान लीजिए 5 बीघे जमीन में आप बीज ज्यादा डाल दिए तो उत्पादकता उससे बढ़ेगा नहीं, एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना आप इन्वेस्ट किए हैं। हाँ, अब मान लीजिए आपने अधिक उर्वरक डाल दिया कि भाई बहुत ज्यादा उत्पादन करना है। आपने कल तक जो 100 रुपया का उर्वरक डाल करके 1000 किलो धान उत्पादन करते थे, इस बार 500 डाल दिए, तो पता चला कि फायदा ना होकर के लॉसे होने लगा। नहीं होगा कि नहीं? अधिक सिंचाई कर दिए, सोचे कि भाई धान का खेती है, क्यों नहीं 4 महीना इसको पूरा पानी में डुबो करके रखें, लॉस होगा कि नहीं? सड़ जाएगा आपका फसल, होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे आप? तो आप स्मार्ट प्रोडक्शन करेंगे, तो इसलिए इसके लिए क्या करेंगे कि आप बैलेंस इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप देखेंगे कि किस चीज का इनपुट्स
बढ़ाने से ही ज्यादा हो सकता है, बाकी सबके घटाने बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इस चीज का ख्याल रखेंगे और ख्याल रखते हुए फिर प्रोडक्शन का काम करेंगे। इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं, उत्पादक की, विवेकपूर्ण उत्पादन। वेरी गुड, ठीक है, तो आप समझ गए। अब इसके विवेकपूर्ण उत्पादन के, या आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न्स के, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कुछ एजम्पशन है, कुछ मान्यताएं हैं। उस मान्यता को याद में रखो, तभी ये नियम आपको पूरा समझ में आएगा। तो लिख लो। नेक्स्ट, परिवर्तनशील अनुपातों की नियम की मान्यता। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यता या शर्त। पहला, नंबर 1, इसके अंतर्गत उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है जबकि अन्य साधन स्थिर रहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन का एक साधन इसके अंतर्गत उत्पादन के एक साधन परिवर्तनशील होता है जबकि अन्य साधन स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहता है। दूसरा, ये वहीं पर लागू होता है जहां पर साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव हो। यह नियम वहीं पे लागू होता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, स्कूल में नहीं पढ़ रही है को, स्कूल में नहीं पढ़ रही हो, हाथ जल्दी जल्दी चलाया करो, स्कूल लाइफ से बाहर निकलो। इसके अंतर्गत उत्पादन का साधन परिवर्तनशील होता है जबकि अन्य साधन स्थिर रहते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत अन्य साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव है, या इसके अंतर्गत अन्य साधनों के अनुपात में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। यह नियम केवल अल्प काल में लागू होता है, शॉर्ट टर्म में यह लागू होता है, दीर्घ काल में नहीं। यह नियम शॉर्ट टर्म में या अल्प काल में लागू होता है, दीर्घ काल में नहीं। ठीक है। परिवर्तन साधन की सभी इकाई समरूप होती है या समान होती है। परिवर्तन साधन की सभी इकाई समरूप होती है। परिवर्तन साधन की सभी इकाई समरूप होती है या समान होती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि आप इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर ये सारे शर्त आप देख लें, अगर ये सब शर्त जहां पे आपको दिखता है, देन वहां पे आपको दिखेगा लॉ ऑफ रिटर्न, यानी कि प्रतिफल का नियम वहीं पर आपको दिखाई देगा, या वहीं पर आपको दिखाई देगा वेरिएबल्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर ये सब वहां पे लागू है, ये सारी एजम्पशन है, मान्यताएं हैं, देन वहां पे आपको लॉ ऑफ रिटर्न दिखेगा।